Respected teachers, chairpersons, and research scholars present here. I am Prahlad Kumar, a semester 4th psychology student, SN Sinha College, Jahanabad. Today I am here to present my topic, internalized hierarchy and embodied resilience, psychological persistence, and the divergence of human energy. I have completed this work under the guidance of Dr. Sasidhar Gupta, Senior Assistant Professor, HOD of Department of Psychology, SN Sinha College, Jahanabad. Before moving direct to the topic, I would like to frame some questions. There is a saying in gender study, men are from Mars and women are from Venus. So this saying shows the difference between men and women. So we identify ourselves as men or women, girls or boys. So does the brain itself have a gender? Do we have a male brain or female brain? It is a question that we will delve into and we will discuss. Before moving next, we come on the definition of sex. According to WHO, sex refers to the biological characteristics that define human as a male or female. और सेक्स के द्वारा ही डिटरमाइंड होता है हमारा प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हमारा हार्मोनल प्रोफाइल, गोनाइडल स्ट्रक्चर्स, हमारा फिजिकल अपीयरेंस, ये सेक्स के द्वारा डिटरमाइंड होता है. एंड the gender, according to WHO, gender refers to the characteristics of women, men, girls and boys that are socially constructed, like roles, norms, जो expectation होते हैं boys से अलग, गर्ल्स से अलग, आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड पावर स्ट्रक्चर वो जेंडर के थ्रू डिटरमाइन होते हैं और ये सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं. सर 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये सजेशन दिया गया था कि चूंकि जेंडर और सेक्स काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड और ओवरलैप करते हैं, इसीलिए जब भी एकेडमिक डिस्कशन हो तो सेक्स ऑब्लिक जेंडर और जेंडर ऑब्लिक सेक्स का उपयोग किया जाए. और ये कन्फ्यूजन एकेडमिया में काफ़ी ज़्यादा बना रहता है. द जेंडर ब्रेन बुक में गिना रिपो ने डिस्कस किया है इसे, एक BBC एजुकेशनल मटेरियल को रेफर करते हुए. उसमें है कि सो अ बेबी जेंडर इज डिटरमाइंड बाय द स्पर्म दैट फर्टिलाइज द एग सेल. यहाँ पे जेंडर का डिस्कशन हुआ है, लेकिन जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है. जेंडर के जगह पे यहाँ सेक्स का यूज होना चाहिए और एक कंफ्यूजन का कारण बना रहता है. जो मेन एंड वुमेन, गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में जो सोशल हायरार्की है, इसका एक हिस्ट्री है. लगभग 70,000 ईयर्स अगो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ और कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ने ह्यूमन ने मिथ्स, स्टोरीज का फॉर्मेशन किया. इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी वेर इमेजिन द थिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली अवेलेबल और एग्जिस्ट. और इसके थ्रू ह्यूमन ने कोऑपरेशन इस्टेब्लिश किया एक लॉन्ग ग्रुप में. दिस टाइम सोसाइटीज वेयर हंटर गैदरर. सोसाइटी मोबाइल थी, स्टेबिलिटी नहीं थी सोसाइटी में. एंड अबाउट 10,000 ईयर्स अगो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हैपेंड. एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन को बेस माना जाता है हायरार्की का, जेंडर हायरार्की का, सोशल हायरार्की का. प्रोफेसर युval नोआ हरारी ने अपने बुक द सेपियंस में एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन को हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड कहा है, क्योंकि इट वाज द टाइम जब हायरार्की का फॉर्मेशन हुआ. हिस्ट्री बिगेस्ट फ्रॉड कहने का कारण क्या है, इसे रामधारी से दिनकर ने अपने निबंध अर्धनारीश्वर में काफी ठीक से समझाया.
वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी का राय का कोई मान रखा ही नहीं, उसने जहां चाहा वहां बैठा दिया और तब से पुरुष धूप और नारी चांदनी हो गई। जहां भी कर्म की कोई भूमि है, अधिकार का कोई क्षेत्र है और सत्ता का कोई सीधा उत्स है, वहां पुरुष का कब्जा जान पड़ता है, नारी का नहीं। पुरुष वह विधाता का वह तंतुवाय है जो कपड़ा बुनता है, स्त्री उस पर छींटे डालती है। पुरुष कुदाल चलाने वाला वह बलशाली किसान है जो अन्न उपजाता है, नारी का काम दानों को अछोरना पछोरना है। पुरुष नदी का वेगमय प्रवाह है, नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती रहती है। सिंहासन तो राजा का होता है, रानी केवल उसके वामांग की शोभा मात्र है। लेकिन कवि की यह कल्पना झूठी जान पड़ती है। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो वो कहते कि धूप और चांदनी का बंटवारा तो हमने नहीं किया था, हम साथ जन्मे थे, पले बढ़े थे, भोजन संचय के लिए साथ निकलते थे और जब कोई जानवर हम पर आक्रमण कर दे तो उससे साथ मिलकर मुकाबला भी करते थे। तब नर इतना बलिष्ठ नहीं था और नारी इतनी निकृष्ट नहीं थी। यह एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन था जिसने नारी को घर के अंदर रखा और पुरुष घर के बाहर रहने लगा। घर के अंदर की जीवन सीमित हो गई और बाहर की जीवन निस्सीम होती गई। यह हायरार्की का एक संक्षिप्त इतिहास है। यस सर, यस सर, यस सर। प्रोफेसर युval नोआ हरारी ने एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया है कि एंशियंट लॉज, ग्रीक सिटीजनशिप, रोमन अथॉरिटी एंड रिलीजियस कोड्स शो मेल डोमिनेटेड पब्लिक अथॉरिटी। Overall, society was patriarchal. In most of the history, the anonymous was woman. This indicates long-standing institutional hierarchy. So, the key question is how, not how it started. The question is how has it survived for thousands of years across the globe. Even today, society is male-dominated, patriarchy. Why? So it happens through three sustaining forces. First one is cultural narratives, second one is linguistic normalization, and third one is selective science. कल्चरल नैरेटिव के थ्रू एक आदर्श स्त्री कैसी होती है ये दिखाया जाता है, कहानियों में, किस्सों में, मुहावरों के थ्रू ये सटल तरीके से इम्पोज किया जाता है। And inside a pretty little brain, the hunt begins. लिंग्विस्टिक नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ये दिखाया जाता है कि कैसे मेन यूनिवर्सल हैं। हम पंक्तियां सुनते हैं, आदमी खिलौना है, आदमी के थ्रू यूनिवर्सलिटी की बात की जाती है, उसमें औरत की बात ही नहीं की जाती। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, व्हाई नॉट वुमेन? This is the linguistic normalization. Society creates it. And third one is science, selective science. साइंस अगर सेलेक्टिव हो जाए तो वो सूडो साइंस बन जाता है। तो जब भी कोई साइंटिफिक फाइंडिंग आती है तो लिटिल इफेक्टिव फाइंडिंग को भी एक्जेरेट कर कर दिखाया जाता है, उसे जनरलाइज करने की कोशिश की जाती है। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट समथिंग। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च है जिसमें जॉन पी एंड ए लोएनिडिस ने 179 न्यूरो इमेजिंग स्टडी को एनालाइज किया। टॉपिक था कि
सेक्स डिफरेंसेज इन द ब्रेन, ब्रेन का स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा है या फंक्शन में कुछ ऐसा है जो मेल और फीमेल को अलग करते हैं, मैन और वुमेन को अलग करते हैं। ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात की जा रही है या जो भी फाइंडिंग आए हैं वो सही है या नहीं। 88% of studies reported significant sex difference. You continue. But only 2 studies shows there is no significant difference. But इसे चेक किया गया तो इसका इफेक्ट शायद 0.32 ही आया, मीन्स कि ये काफी स्मॉल है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेल्स द डिफरेंस एग्जिस्ट, बट इफेक्ट साइज टेल्स हाउ मच। देन दिस डिफरेंस वाज वेरी लो, बट मीडिया में इसे एग्जेजरेट कर कर दिखाया गया। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स। एंड जब हम 3 फोर्सेज की बात कर रहे हैं, लिंग्विस्टिक नॉर्मलाइजेशन, कल्चरल नैरेटिव्स एंड साइंस, सेलेक्टिव साइंस, ये तीनों मिलकर साइकोलॉजी को इफेक्ट करते हैं, हमारे साइकिक को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद जो डिफरेंसेस सोसाइटी ने क्रिएट किए हैं, जो हायरार्की सोसाइटी ने क्रिएट किए हैं, वो नॉर्मल लगने लगता है, यूनिवर्सल लगने लगता है कि ये विधाता का सृजन है। और जब साइंस आपको कह दे कि आप कमतर हैं और आप उत्कृष्ट हैं, तो आप उससे कैसे चैलेंज कर सकते हैं? जब कोई आपको ये कहता है कि ये आपकी बायोलॉजी है, हालांकि पैट्रियार्की स्थापित होने के जो 3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थ्योरी हैं कि मर्द के पास ताकत होती है, एग्रेशन होती है और डोमिनेटिव होती है, ये तीनों गलत हैं, निराधार हैं। क्योंकि बोनोबो और एलिफेंट सोसाइटी में फीमेल बोनोबो और फीमेल एलिफेंट कमजोर होती हैं, लेकिन सोसाइटी मैट्रियार्कल है। देन व्हाई ह्यूमन सोसाइटी इज पैट्रियार्कल? इसके अभी तक कोई पुख्ता प्रूफ नहीं मिले हैं। एंड जब साइकोलॉजिकल इंटरनलाइजेशन हो जाती है कि हम कमजोर हैं, तो एक काम करता है बॉडी कंट्रोल करने का। हाउ बॉडी कंट्रोल हैपेंस? एंड इंटरलाइजेशन के थ्रू सेल्फ सर्वेलियंस होता है, जैसे कि अपने बिहेवियर को मॉनिटर करना, अपीयरेंस, वॉइस और मूवमेंट को मॉनिटर करना, कॉन्स्ट्रेंट चॉइसेस के थ्रू करियर को लिमिटेड रखना, ड्रेस, मोबिलिटी और लाइफ चॉइसेस। ड्रेस को लेकर तो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होते ही रहते हैं। एंड रेजिस्टेंट प्रोटेस्ट, रिविलियन और बॉडीली रेजिस्टेंस हो सकते हैं। सर मूव। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हम प्रोटेस्ट देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं और डिमांड्स फॉर इक्वलिटी देखते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस, और जब ये सारे चीज काम नहीं करते हैं तो बॉडी एज अ फाइनल असर्शन ऑफ एजेंसी बन जाता है। हम बॉडी के द्वारा प्रोटेस्ट करते हैं। सुसाइड इज दैट एग्जाम्पल। सेल्फ म्यूटिलेशन, सेल्फ हार्म करना, नेक्स्ट एग्जाम्पल। एंड जब हम रजिस्ट करते हैं तो जो एनर्जी कोई क्रिएटिव वर्क में होना चाहिए, जो डेवलपमेंटल वर्क में होना चाहिए, वो एनर्जी बर्बाद होती है किसी अत्याचार के अतिक्रमण में। इससे कॉग्निटिव लोड, इमोशनल लेवल एंड रीडायरेक्टेड वाइटलिटी में हमारी एनर्जी यूज होती जाती है। और यह मानवीय ऊर्जा के अपव्यय का शोक गीत है। आज इसलिए मैटर करता है क्योंकि आज भी जेंडर स्टीरियोटाइप्स करियर, इमोशन और बॉडी इमेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? हमें जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन की जरूरत है। मीडिया लिटरेसी कि कोई रिसर्च फाइंडिंग आए तो उसे एग्जेजरेट कर ना दिखाया जाए। इमोशनल फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबल साइंस कम्युनिकेशन। Future research must explore socialization, language, and cross-cultural gender study norms. So,
Our conclusion is men and women both are the resident of this very earth. Mind does not have any gender. A gender society creates a gendered brain. Thank you. Wait a minute. Just a minute. Thank you so much. And before any another round like the question answer and feedback round, I must mention that he is from the semester 4 student BA graduation level and आप अगर इसको मोटिवेट करेंगे थोड़ा अपनी तालियों से थोड़ा तो अच्छा आगे बढ़ेगा और यस आपके फीडबैक और क्वेश्चन की जरूरत है प्लीज। पहली बात की बहुत बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन था। थैंक यू सर। बोलना भी और आपका स्लाइड थैंक यू। एक चीज और कहेंगे आपको जो मैंने नोटिस किया, मैं पूरा नहीं सुन पाया। ओके। एग्रीकल्चरल फ्रॉड वाला जो एग्जांपल आपने दिया, यस सर। किसी विद्वान को कोट किया, यस सर। और उसको जब आप डिफाइन कर रहे थे कि वहां से वुमन का डाउन हुआ स्टेटस कर लीजिए या इक्वालिटी काइंड ऑफ। यस सर। एक्चुअली मुझे लगता है इसको भी आप देखिएगा। ओके। पहली बार हिस्ट्री में जौ अनाज के रूप में खोज किया इजिप्ट की राजकुमारी ने, करेक्ट? इसका मतलब लेडीज इन्वॉल्व थी। एग्रीकल्चर का शुरुआत भी वही से मानता है हिस्ट्री, जौ की जो खोज हुई। लेटर ऑन आप देखिएगा, ये इजिप्ट का एग्जाम्पल है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ महिलाएं पशुपालन एग्रीकल्चर का पार्ट है और गाय को दुहने का काम बेटियां करती थी, इसीलिए संस्कृत में उनका नाम दुहिता पड़ा। ओके। बेटी को दुहिता कहा गया। और हरियाणा में आज भी, मतलब जहां तक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि गाय से दूध निकालने का काम महिलाएं करती है, चारा काटने का काम महिलाएं करती है। जब खेत में रोपनी होता है, आज भी है कि बड़े तादाद में महिलाएं जो हैं उनके हाथ से ही रोपनी करवाया जाता है। उसको एक शुभ संकेत किया गया कि हमारी फसल अच्छी होगी। तो एग्रीकल्चर को फ्रॉड करने का जहां तक है वो विदेशी राइटर है, लेकिन हमने देखा कि गिरावट आई महिलाओं में, और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ओनली एग्रीकल्चर का इस पर आप खोज कीजिए, मेरा सलाह है। ओके। उनकी किताब को मैंने नहीं पढ़ा है, बेहतर पढ़िए और उसको एनालाइज कीजिए, है तो बड़ा इंटरेस्टिंग। हम भी जब सुने तो मैं बैठ गया, इसीलिए कई काम छोड़ के। ये बस सजेशन, क्वेश्चन नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। जैसे आपने बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। लेकिन जो भी कोट्स आपने दिए हैं वो सब विदेशी कोट्स। भारत की तो परंपरा ही रही है यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ स्त्रियों की पूजा होगी देवता वही निवास। भारत में स्त्रियों को यह स्थान दिया गया। यस सर। अगर हम ऋग्वेद के युग में जाएं, गार्गी, मैत्रेयी इत्यादि महिलाएं जिनको वाचकंदी या ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, तो जनक के दरबार में भी शास्त्रार्थ करके जनक के पंडितों को हराया था ऐसी महिलाएं। इसके अलावा आपने मंडन मिश्र का नाम भी सुना होगा। मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ था, उसमें जज के रूप में, निर्णायक के रूप में उनकी पत्नी भारती है ना। इसका मतलब है कि भारती उन दोनों से ज्यादा विद्वान रही होंगी। और अगर हम आज के युग में देखें तो बहुत सारी महिलाएं, जानकी अम्बल का नाम आपने सुना होगा, आप ये टेसी थॉमस का नाम सुन रहे होंगे, जिनको मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे हिंदुस्तान में हैं। और महिलाएं हमारे यहाँ उपभोग की वस्तु नहीं थी, ये विदेशों में रही थी, आज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सर्वत्र पूजी जाती थी। और जैसा कि सर ने कहा, बहुत सारे घरेलू कार्यों में महिलाओं की भागीदारी थी। और आज भी बिना माँ के घर की तुलना आप करके देख लें, ऐसा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया रहा, ये पेपर अच्छा है, ठीक है। आप यू नीड टू गेट इम्प्रूव, समझे, वहाँ पे है। और आपका प्रेजेंटेशन भी ठीक था, आप एक स्टूडेंट हैं, उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। थैंक यू। Thank you so much. Is there any question or feedback for him?
Thank you, Prahlad. Thank you, for your sir. wonderful presentation. And आपके उज्जवल भविष्य की सभी लोग कामना कर रहे हैं, आप अच्छे से आगे बढ़ो. So please have a seat. Thank you. So now I would like to invite our keynote speaker, Dr. Neha Singh, ma'am, Department of Geology, AN College, Patna, Bihar. And the topic or title of the presentation is Climate Change, State Intermediate Houses, host and the future for phospholysis control in livestock. It may be pushed. So, ma'am, please. मैं ऐसे बताऊंगा. Okay, so today we are living in an era where the climate change is a very important factor because in this picture you can see that the human animal health and environmental changes both are interconnected and we cannot separate both. Okay, so what happened when climate change silently increase a disease that weakens our livestock and affect our farmers income. In this picture you can see that there are some factors like human animal health, like disease emergence and food and water safety, nutritional health and climate change, habitat loss, pollution. So how these factors affect the human animal health? Okay, and what are the impact of these factor on the livestock population? Okay, so in the next slide we will see that we are living in a state, basically Bihar, which is a agriculture based state. So in agriculture based state like Bihar, this is not just a scientific issue. Okay, it is an economic and social concern. Why? Because animals are very important in our state. Not in our state, all state where animals are a part of economy. So it helps in a livelihood and income, and livestock play a major role in livelihood, food and nutrition, milk production and agricultures, and also in rural employment. So what happens if livestock suffers? So there should be direct losses or indirect losses. ठीक है, तो in livestock suffers, the farmers lose income. Okay, so farmers income decreases, as well as price of milk and meat rises, and malnutrition risk also increases. Okay, my speed is okay? Am I understandable to everyone? Okay, so rural employment is also affected, and ultimately the state economy also suffers. So one such disease that affect livestock specifically is fasciolosis. So in the further slides I am going to discuss you all about the fasciolosis. But there is the question, what is fasciolosis? Okay, there are many person who does not know about the fasciolosis. So in the next slide we will see that what is fasciolosis and how it affects the livestocks. Okay, so fasciolosis is basically a zoonotic parasites. Okay, zoonotic parasitic disease. So here a word zoonotic. What is the meaning of zoonotic? Zoonotic means when it is spread from animal to human, then we can say it as zoonotic. Okay, so basically the fasciolosis is a neglected tropical disease. Okay, so there are a list of 21 disease in which trematodiasis, basically fasciolosis, is considered as a neglected tropical disease. Okay, so and the climate changes or environmental changes, you can also say that, affect the fasciolosis. So it is a good example of an emerging and re-emerging disease in many countries, and it is due to the consequences of both environmental and man-made modifications. So here you can see that this is the
Fasciola gigantica, and this one is the Fasciola hepatica. Commonly, it is known as the liver fluid. Okay, so there are the two species, hepatica and gigantica. Gigantica is known as the giant-sized liver fluid, primarily found in a tropical region, while though hepatica is primarily found in a temperate region. So in India, this one is more common. And gigantica is larger than hepatica. So that name is the Fasciola gigantica. Okay, so in this picture, you can see the liver fluid, and the liver of single sheep may contain about 200 adult flukes. Okay, so next one. So commonly, I have told you earlier that this is also known as the liver fluid, and one fluid can produce 5 lakh eggs. And suppose there are 200 fluids, then there may be 100 million eggs may be produced within a single parasitized host. Okay. So now, why it is considered as a global burden? Basically, animal fasciolysis occurs worldwide. About 250 million sheep and 300 million cattle are potentially affected by disease worldwide. In tropical regions like India, it is considered as the single most important helminth infection of cattle. In India, you can see that the 25 to 100%. Okay, while in African continent, there is the 30 to 90% of disease prevalence. Okay, so it is important disease on which we have to put focus. Okay, put light. Now, in this diagram, you can see that the fasciolysis, how fasciolysis can impact on the various hosts. So there are the two hosts. One is the primitive host, and another one is the intermediate host. I will discuss all in the next slide. But there was a research work happened by Singh and Agrawal in 1981, and in his research, he has found that the 94% buffaloes slaughtered in a slaughterhouses are infected with the Fasciola gigantica. About 94%. This survey was is of Gorakhpur. Okay, so these flatworm parasites primarily infect liver of sheep, cattle, ruminants, and accidentally humans also. Okay, so moving to the next slide. I have made it simpler so that everyone can understand. It's multidisciplinary. So now when we talk about that, the humans, so humans are actually accidental host of fasciolysis. So when they consume contaminated water and food, then they may get infected by fasciolysis. Around 71 million people are infected worldwide, while this is the data of 60 countries, and more than 180 million people are at the risk of infection globally. So I have put the diagram which show the global infection rate. So the question is, how can we control it? How can we produce medicine or another options to tackle out with this disease? So to control this disease effectively, we must first understand its life cycle. हमें उसकी life cycle को पहले समझना होगा. Okay, so now moving to this one, this diagram showing the life cycle of Fasciola hepatica. Basically, Fasciola hepatica and gigantica, there are the two species. Gigantica is much common in our tropical region. So in this diagram, you can see there is a cycle. Okay, and there are two hosts. The ruminants are specifically the definite host or primary host. So the life cycle starts from here. Okay, so Fasciola gigantica lays eggs. Okay,
So I have earlier mentioned that there are the approximately 5 lakh eggs produced by a Fasciola hepatica species. So these eggs are basically unembryonated eggs and passes by the feces, and when fecal sample come in a contact with the water, then eggs become embryonated. So water is the crucial factor for the this stage, for entering in this stage. Now when it comes in a contact of water, then it releases the first larval stage, which is the Miracidia. Okay, Miracidia is the flagellated structure, sorry, ciliated structure, and it search snail. Snail is the intermediate host of this fluid. Okay, so in intramolluscan stages there are 3 larvae. Okay, Miracidium, then it converts into the sporocyst, and sporocyst convert into the radii, and radii then convert into the cercariae. So basically this one is the flagellated and this one is the ciliated stage. This comes from the liver and liver fluid, and this is the stage of larvae which can freely swim in the water. Okay, and now this cercaria stage basically swim in the water in the search of ruminants, cattle, buffaloes, sheep, sometimes humans, but till 48 hours. After that, it converted into the metacercariae stage, where on the vegetation. Okay, यहाँ पे ये जो मेटासर्केरिया स्टेज है ये टेल रिमूव करता है, और ये जो है वो आपका यहाँ पे सिस्ट बना लेता है, और ये सिस्ट इस लीफ पे आता है, और इसी को जब आपकी कैटल्स और रूमिनेंट्स उसको खाती है तो दे मे गेट इन्फेक्टेड बाय दिस Fasciola gigantica. Okay, so now here are the 2 species which are very common in our ponds, lakes, and ditches or rivers, that Limnia acuminata and Endopleonorbis exgestus. So these snails are basically intermediate host, and they are the massive reduction state. You have seen here that the one egg forms 1 Miracidia. Okay, but in the snail mollusca, basically Limnia acuminata, it gets multiplication. So 1 Miracidia can produce 100 cercariae. So the multiplication of this disease, basically parasitic disease, can be done in the mollusca snail. ठीक है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई होने के लिए, डिजीज को फैलने के लिए, दिस इज द क्रूशियल थिंग, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, इसका होना है, अदरवाइज ये एक ही जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो खत्म हो सकता है. So the snail is the basically intermediate host, and without the snail parasite cannot complete their life cycle. तो अगर आपको life cycle complete करना है तो snail का होना must है. So this diagram again showing the egg release, Miracidium, snail stage, metacercaria and host. Now moving to the another slide. This slide shows about the first larvae, Miracidia. Now it converts into the sporocyst, then radia, now ye free swimming cercaria, and last one metacercaria, which one is the infective stage for cattle. Now why we are targeting the weakest link? Okay, so one way to control fasciolysis is to kill the carrier snail. Okay, to kill the carrier snail to break the life cycle of the fluid. Okay, so many experts believe that the controlling snail is specifically one of the best method to reduce Fasciola hepatica infection. So we can kill the snail by using molluscicides. So molluscicide can be botanicals. We can use
biological control method, synthetic molluscicides, plant-based molluscicide, and chemotherapy. Okay, so in biological control, natural enemies can be used there, like duck, frogs, while the synthetic molluscicide are the chemical-based chemicals which can kill the mollusca, and the plant-based molluscicide are the safest things in which we use the plant product, which are not harmful to the non-target organisms. ठीक है, chemotherapy in which we use drug, okay, basically medicine to that particular cattle or human being. Okay, now, but the bigger question is the what happen when climate itself starts helping the parasites. Okay, so we this conference is basically based on the climate changes. So what is climate change? So climate change means long-term changes in temperature, rainfall, humidity, and extreme weather. So snails are specifically highly sensitive to these environmental changes. When temperature increases, larval development inside the snail become faster. Very high temperature is not good for the snail. Okay, they may get into the sleep, summer sleep, which is known as the estivation, but optimum temperature is okay for the snail. So circarial shedding, this is the important thing. I have shown a diagram in which you have seen that the one Miracidia can produce 100 cercariae. So the release of cercaria is termed as the circarial shedding. So circarial shedding is increased by the climate change. Okay, so in the next slide we will see that the how circarial shedding increases, and water is the crucial factor which can spread the circarial shedding, circarial infection to that region, or metacercaria to that region where it cannot go in normal days. So here infection spreads to new region, high humidity. What are the impact of this? Metacercaria survive longer on vegetation. Okay, and because of the extended warm season, transmitter is no longer limited to particular region. Nor in next slide there is the cycle which show that the which time is the best for the application of the molluscicide. So here the February, March, April, May is the curative phase in which we can use molluscicide. Okay, but due to the climate change, this one exceed, and we have also used molluscicide in these season also. Okay, so fasciolysis in tropical region is during the February to May, because circarian number were high in these months. So effective control measure of the control of fasciolysis should be taken in those months. Now moving to the conclusion, that we have seen that the environmental environmental changes influence the parasitic transmission. So what are the result of this? There is the extendment of the risk period. So we have to monitor the time when circarial shedding is high. So we have to target peak shedding month, and eco-friendly molluscicide, and focus on the intramolluscan stage. Okay, now in the last I would like to tell you about that the fasciolysis or fasciolosis, both are the same. Okay, is not just a parasitic disease, it is a climate sensitive disease, and climate change is not only melting glaciers, it is silently reshaping diseases patterns. Okay, so if we understand the life cycle, so we can identify the weakest link, which is the snail, and we have to also monitor the seasonal shifts, so we can design smarter and environmental safe control strategy. We have seen 4 strategy. Okay, so the future of fasciolysis control lies not only in killing parasites, but in understanding climate,
ecology and timing. These three things are the important factor we should keep in our mind. Okay, so if we act scientifically today, so we can protect our livestock health, farmer income, and rural economy tomorrow. Okay, so in this diagram, not much interesting, the climate change, how it changes on the snail population, and by killing these snail we can save our cattle. Okay, so thank you. Thank you, ma'am. So, is there any question from the audience side? Feedback, please, sir, please. Very nice presentation, Neha. Thanks for Thank you, sir. अगर हम स्नेल को रिमूव करते हैं तो हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे परिवर्तन भी आएंगे। जी सर। सर जैसे इकोसिस्टम में ये हमारे स्नेल्स वेस्ट डिकम्पोजर्स हैं, है ना, वो फूड चेन का एक हिस्सा है। उसके अलावा वो कैल्शियम कार्बोनेट का भी एक बहुत बड़ा सोर्स, साथ ही वो इंडिकेटर भी है उस वाटर के हेल्थ का। तो ये सारी बातें हम यूज करेंगे तो सम अदर मेथड शुड बी सॉट in spite of killing all these larvicides and ये आपका जो ये आपने कहा स्नेल को समाप्त करने की बजाय अगर हम कोई अल्टरनेटिव मेथड ढूंढें तो ज्यादा बेहतर होगा। उस पर फोकस किया जाना चाहिए। लार्विसाइड को समाप्त कर देना ये ऑब्जेक्टिव। Sir, may I answer? Sir, actually, as we all know that the molluscans are the second largest phylum, है ना, आपको तो सर पता ही होगा ना, सेकंड नंबर पे आते हैं। तो बहुत सारे snails हैं, उसमें से particular we have I have described here that the two species Limnia acuminata और Endoplenaris existed। तो सिर्फ ये दोनों ही जो है सर इसके जो है इंटरमीडिएट होस्ट का काम करते हैं। तो सो वी आर नॉट गोइंग टू किल ऑल द स्नेल्स, वी आर टारगेटिंग जस्ट ओनली इन इंटरमीडिएट स्टेज। जैसे मॉस्किटो मलेरिया होता है सर, तो हम फाइंड आउट करके कहां से एलिमिनेट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए जो बेसिकली पॉन्ड्स होते हैं, सारे के सारे पॉन्ड्स जो है इससे इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। ये जहां पे आपकी कैटल्स जो है इन्फेक्टेड है तो उसके जो फीकल सैंपल है वो पॉन्ड के कांटेक्ट में आएगा, तो जो मिरासीडिया है उस पॉन्ड में रहेगा, वहां सर्केरिया रहेगा। जहां तालाब के आसपास यस, हाँ, वहां पे हम उसको करेंगे। तो सारे स्नेल्स को हमें किल नहीं करना है सर। तो जैसे हम मलेरिया में मॉस्किटो जो होता है उसको, मॉस्किटो का कोई रोल नहीं होता है, आपको पता है कि वो पैरासाइट जो होता है बेसिकली वो वहां पे कॉजेटिव एजेंट है, बट मॉस्किटो वहां पे वेक्टर की तरह काम कर रहा है। तो वी कैन नॉट किल दैट पर्टिकुलर पैरासाइट, सो वी आर यूजिंग प्रिवेंटिव मेथड्स टू टैकल आउट दैट मलेरिया डिजीज ना। उस हम मॉस्किटो को पैदा ही नहीं होने देते। तो हमारा सवाल ये है कि हम फाइंड आउट करें कि किस सीजन में हमें जो इनका जो है क्यूरेटिव पीरियड मैंने बताया फरवरी टू अप्रैल, उस टाइम में हमें टारगेट करना है। उस टाइम में स्नेल को हमें या तो किल करना है या वहां पे ट्रीटमेंट करना है। मोलस्किसाइड बेसिकली जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, जैसे नीम है ना, या फिर आप कैक्टस है या बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो उनको हम फाइंड आउट करेंगे और उनको यूज करेंगे, या तो उनका क्रूड करेंगे या वी कैन यूज द एक्सट्रैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट इन दैट पॉन्ड टू टैकल आउट विद दिस डिजीज। तो वो चीज है सर, हमें किल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमें उस स्प्रेडिंग को रोकना है, उस चेन को सर डीलिंग करना है। ठीक है, जैसे मलेरिया होता है तो हम क्या करते हैं, कॉइल जलाते हैं, जो है अलाउड जलाते हैं, तो वो जो है फैलने से रोक देता है सर, वही करना है हमको यहाँ पे। पब्लिक को कैसे अवेयर किया जाए? हाँ, पब्लिक के लिए ऐसे जो चलते रहते हैं, बट ये है कि WHO ने इसको नेग्लेक्टेड जो है ट्रॉपिकल डिजीज बोला है ना। ये बेसिकली ऐसे 21 डिजीज है जिसके बारे में लोगों को आइडिया ही नहीं है कि ऐसा होता है। और हमारी जो इकोनॉमी है विच इज बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड है ना,
तो हमारे कैटल्स हैं, अगर उनका मीट का प्रोडक्शन, कैटल इन द सेंस मतलब गोट है या जो भी है, तो मीट प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, वूल प्रोडक्शन सारा घट जा रहा है। तो एक फार्मर जो है वो क्या होगा, इससे लाभ तो उसको होगा नहीं, उसने कैटल रखा है लेकिन वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये सर है मेरा क्वेश्चन। कंट्रोल मेटासर्केरिया। हाँ, we must control metasurgia, that is the important thing. Yes. हाँ, Snails are also found in paddy fields. but we have to decide, sir, which one is the infective and which one is They the. are helpful for the growth of paddy. Yes sir. And one more thing I just wanted to add here, that these two snails are not common everywhere. जनरली ये बिहार और यूपी में आपका ज्यादा ये देखने को मिलता है, इसलिए, और हमारी जो स्टेट है वो ज्यादा कैटल्स यहाँ पे है रूमिनेंट से, तो उनको हम बचाने के लिए कर सकते हैं। ये भी आपका तरीका अच्छा है कि हम मेटासर्केरिया को रोक दें, मेटासर्केरिया को जो है लेकिन हम प्लांट्स, हम एनिमल्स को तो नहीं रोक सकते हैं कि वो ग्रास ना खाए, वो मेटासर्केरिया जाके प्लांट के नीचे वो बैठ जा रहा है, और जब एनिमल्स उसको खा रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं, तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, और ड्यूडेनम जो होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से फिर वो कहाँ चला जाता है, लीवर में चला जाता है, और वहां पे जाके वो अपना घर बना लेता है। ठीक है, वो कैटल की, और उसी को वो खाता रहता है, तो इससे फिर वो बढ़ाता रहता है। अब 5 लाख है, जब भी वो डंग, काऊ डंग आएगा, उसके साथ उसके एग भी रिलीज आउट होते रहेंगे, तो वो फैलाता रहेगा। तो ये भी हो सकता है सर। ओके, पब्लिक को अवेयर कैसे किया जाए? पब्लिक को अवेयर हम कैसे कर सकते हैं, प्रोग्राम्स के थ्रू कर सकते हैं, या इससे पॉलिसीज हम बनाए, है ना। वैसे तो इस पे फंडिंग ज्यादा नहीं है, इस पे कुछ प्रोजेक्ट होने चाहिए, है ना, और उसके थ्रू हम सोसाइटी को अवेयर कर सकते हैं। हाँ, पोस्टर, बैनर, और ये भी कर सकते हैं। रूरल एरिया में वाटर कंटेमिनेशन तो ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर वाटर कंटेमिनेशन, रूरल एरियाज दे आर मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस डिजीज। जी हाँ, तो हम क्रूशियल, फिर भी ऐसा रूरल एरिया में क्या परसेंटेज ज्यादा है पैथोलॉजी का? बिल्कुल, तो अर्बन एरिया अभी बिहार में तो बहुत ज्यादा सर्वे इस पे हुआ नहीं है, बिहार में काम कम हुआ है यहाँ पे, तो पहले तो हम सर्वे करेंगे कि कितना % यहाँ पे इन्फेक्शन है। ठीक है, और अगर हम फाइंड आउट करते हैं कि ये एरिया जो प्रोन है इसके लिए, तो हम वहाँ के पॉन्ड को मेटासर्केरिया से क्लीन कर सकते हैं, या स्नेल को हम प्रॉपर मोलस्किसाइड दे सकते हैं, या सर का जो कहना है मोलस्किसाइड छोड़िए, तो हम वहाँ पे स्प्रेइंग कर सकते हैं। जैसे मलेरिया या डेंगू जब होता है तो स्प्रे होता है ना सर, तो उससे भी हम इससे बच सकते हैं, ये तरीका हो सकता है। Thank you so much. हाँ। And this is the benefit of this course, है ना? हम्म, You will find the another ways to solve the problem. So wonderful presentation by you, sir. ma'am. okay, And thank you. thank you so much. Now I would like to invite another keynote speaker, Dr. Sanjay Kumari, Department of Botany, PN College, Patna, Bihar. इसी में होगा। As we know that we are very nearby to the college station. Okay, So I have to cut it short. Yeah, I know. Where is your presentation? In that pen drive. Presentation synopsis. So open this. No, It may be. no, this is not. No. Yeah, it's yeah. It's here. Huh. Please start. Where is Mike? No, another one. Good morning and good afternoon, everyone. I'm Dr. Kanchan from AIN College, Patna, Botany Department. I would like to thank SS College, Jahanabad, and the Vice Chancellor of Magad University. And I would like to thanks Praveen Kumar sir, where he's not here. And he gives this opportunity to discuss my research work, and I would like to share my research work, which my student and
My PhD student and my dissertation students are working here in the AIN college because there is lots of facilities which require proper research, but we are doing that kind of research which is possible in this scenario, like in Patna. So I would like to discuss this research work here. Assessing the production of biodiesel from microalgae which mitigate climate change under varying biotic and abiotic conditions. The theme was, as the theme was climate change, so we have to work, we have to design my topic, how climate change is, how climate change is affected by various kind of research here, like the production of biodiesel from microalgae. As we all know, we are generating lots of carbon dioxide day by day, and we have to reduce that carbon dioxide in the environment. And for that we are working. We are doing research, like we are producing biodiesel, biofuel from lots of algae plant, lots of plants also producing biofuel like jatropha and all. And I would like to explain this, how to mitigate the climate change under varying biotic and abiotic conditions. Petroleum, natural gas, coal, hydroelectricity, nuclear energy are the main sources of main energy sources. Because of the growing population and industrialization, there is a constant rise in the demand for energy. And I have explained that बहुत ज़्यादा energy, we are needing lots of demand of lots of energy, and we don't have that kind of that kind of sources. So we are using biofuel as a energy source. Almost all ecosystems contain a vast and extremely diverse group of creatures known as algae. Microalgae are unicellular or multicellular photosynthetic organisms capable of converting carbon dioxide, water, and light into oxygen and biomass through photosynthesis. Mainly microalgal growth goes in 4 phases, like lag phase, exponential phase. This is the life cycle of microalgae, how microalgae is growing. So in terms of again, after life cycle of microalgae, in terms of lipid content, microalgae are the superior to all other commercial oil producing crops, and make up as much as 80% of dry weight of algal biomass. In comparison to microalgal and agricultural oil crops like soybean and palm oil, which are widely used to make biodiesel, have comparatively low oil contents, almost 5% of total biomass. A lot of focus has been placed on the yield of important chemicals such as lipids, carbohydrates, pigments, or other metabolites. During the biomass production stage, under stressful circumstances such as salt stress, temperature stress of different pH, several of the chemical of are biosynthesized as means of survival for microalgae, and that survival chemical is the lipid. We use that lipid for production of biofuel, and that biofuel we are using in our vehicles, and for running various factories, and for running various instruments. Utilizing a single stress factor such as biotic factor like carbon source, nitrogen, phosphorus, and abiotic factors like high light intensities, temperature, pH, salinities, reactor configurations, and operating conditions. Stress strategies have been adopted to improve the production of high value compounds, and numerous biochemical bioenergies changes are brought about by salt stress, including increased rate of lipid biosynthesis. जितना ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है एल्गी पे, उतना ज्यादा ही लिपिड बायोसिंथेसिस होती है, और दैट बायोसिंथेसिस, लिपिड बायोसिंथेसिस लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल. A rapid quantification of biomass constitute is important. We have set out to develop
a set of procedure to determine algal biomass constituent in manner that is easily applicable across different lab. Biodiesel produced must meet certain specification in order to meet regulatory standards for use. It must meet also certain standards. That's why we are maintaining the CTA number and the different kind of standard parameters. Different cheap methods of testing biodiesel have been investigated. The result would aid in formulating a necessary test needed to pass required standard while keeping the cost down. The qualities of yield of biofuel are determined by these biochemical parameters of the feedstock in conjunction with the reaction conditions of the process. As a result, further along the process, biomass has the significant influence because it can change depending on the metabolic capability of growing methods and abiotic factors also. There are 4 objectives in my study: screening of green algae from pond, to analyze biomass and lipid production in Chlorella vulgaris. I have chosen for study Chlorella vulgaris under control and abiotic stress condition, to analyze biomass and lipid production on Chlorella vulgaris under control and biotic stress condition, estimation of various nutrient component in algae by using different chemical methods. Why algae as a biofuel? Grows naturally all over the world because earth is covered by more than 70% of earth is covered by water, and in water algae grows very easily. Algae can grow using brackish seawater. High yield per acre have harvesting cycle of 1 to 10 days, and maintain high percent of oil even under stress condition, compatible with the area climate. Methods: field collection. First we collect it. It is very easy. It can be collected from field, and then the procedure we use: isolation of algae. Then we cultivate it and harvest it in the lab conditions. Lipid content and biodiesel characterization. We do it in the lab. How the lipid content is useful, or biodiesel characterization is done in the lab. Adding with this is the methodology which you use in the lab. Triacyl glycerol. We calculate the percentage of tag in the lipid which we isolate in the lab, and and trans-esterification is done. Estimation of different nutrients from the algae. Chlorophyll estimation. After we harvest the algae from the lab, all of the experiments have done in the lab, and after harvesting the algae from the lab, we have done chlorophyll estimation, protein estimation. This is the methodology. Carbohydrate estimation, lipid estimation. Some phytochemical test is also done, like primary metabolites and secondary metabolites, like Fehling test, Benedict test, Wagner's test, and phenol test. Methods to determine the quality of biodiesel: fatty acid estimation by GC, that is gas chromatography, and copper strip corrosion test. Fatty acid methyl esters, FAME, is also done for the lipid biosynthesis. Hypothesis: the hypothesis was biodiesel produces less toxic pollutants in greenhouse gases than petroleum diesel, and which makes biodiesel more environment friendly. The reason why algae is more popular than other crops to make biofuel is because algae offer high productivity and production of biomass, which provides competition with other productive land uses, as stated in the International Energy Agency. There are some also energy agencies are in the world which provide guideline for the production of biodiesel from algae. Algae has good energy producing property as well as fast growth. The cost involved in biofuels are lesser when compared to other sources like petrol, diesel. Biofuel also have a better energy balance ratio of how energy is required to produce, manufacture, and distribute compared to the amount of energy that is released when fuel is burned. List of biorefinery.
studies conducted on microalgae. These are the list where studies has been done, and biodiesel production and characteristic of various sources, like how much percent is obtained from which source. Like corn is giving 44%, hemp is 33%, soybean is 18, and we can see microalgae is providing 70%. Jatropha is a plant which is providing 28%, and microalgae is providing us 70%. So we use algae as a biofuel source. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your wonderful presentation. And is there any query or feedback from the audience side? Why you have done the Pelling or Benedict test? Why? What is the reason for what functional group you want to? For we want to see the how much product is there, like protein and carbohydrate, how much protein or how much carbohydrate is there in the algal sample. For that we have done lots of biochemical tests. So Benedict and Pellings and Lorries and lots of other tests is also done, like FAME. I have shown FAME, GCMS, chromatography. Lots of tests has been done. Specific functional groups may be there. Yeah. Carboxylic group is there. Aldol group and carboxyl group. Anyone? Yes, ma'am. One thing Mhm. that if we use microalgae for Mhm. production of biodiesel, Mhm. so whether it is injurious for environment, because the biomass production ultimately reduces, Mhm. particularly in the aquatic ecosystem. So It is not hazardous for environment. It is completely safe for environment. Lots of studies has been done, because we are increasing the carbon dioxide level. CO2 to hum बढ़ा ही रहे हैं. We are already increasing this. So we are finding the alternate source of energy, bioenergy kind of things. So it is not hazardous for aquatic flora and fauna, nor even for terrestrial. Is it? production of oxygen also decreases. Yeah, that's that is another. I am getting you. That is another problem, but that is not more viable, because वो तो छोटा सा प्रॉब्लम है. उससे बहुत ज्यादा तो सेव कर रहे हैं हम, बहुत ज्यादा तो सुरक्षित करके हम लोग बायो एनर्जी पे अगर स्विच कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बायोफ्यूल प्रोड्यूस करके जो हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उनको बचा रहे हैं. We are saving that petrol and diesel. So biofuel is. Whether it is more efficient. Yeah, biofuel is. Other renewable sources of energy. हाँ, efficient भी है और helpful भी है, और हमारे environment को, climate change को mitigate भी कर रहा है. इसलिए lots of research has been done. There are lots of researchers they are doing. They are running the vehicle also in India. In US में तो बहुत ज़्यादा there is street lamps are also, street lamps में भी algae grow वो करके रात में bioluminescence से light grow कर रहे हैं. इंडिया में भी कई जगह. हाँ. Responsible for bio diesel production. Lots of algae is बहुत सारे algae पे काम हुआ है. Chlorella vulgaris को मैंने choose किया. Phaeophyce में भी green Phaeophyce is also come under algal group. तो इसमें भी research होगा तो देखा या हुआ भी होगा, लेकिन मैंने Chlorella vulgaris पे किया. हाँ. मेरा काम Chlorella vulgaris पे ज्यादा रहा है. PhD में भी वही. I think okay. Your question. Thank you so much, ma'am. I'm a student of art actually. So, is there any differences between ethanol and this biofuel? Ethanol में बहुत सारे purification करना पड़ता है. Ethanol is also kind of that. मतलब some from some organisms we are getting ethanol, like Jatropha है, तो उससे कुछ ethanol किसी plant से ethanol मिलता है, या algal culture से, और किसी से biofuel मतलब biofuel वही form है. methanol, ethanol सारे
हाँ, also a Means, biofuel. this is मतलब as I प्लांट्स heard अलग that ऑर्गेनिज्म है जिससे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. comes from the हाँ. sugarcane and somewhere हाँ, else. exactly. This It is comes also a from the kind of algae. हाँ, it is Both also a are kind of different, biofuel. but both are the हाँ, biofuel. बस the extracting organism different है, जैसे sugar हो गया, I understand. sugar cane हो Okay, गया. thank you so much, ma'am. Thank you for your wonderful presentation. Yeah. Oh, sir. How much biofuel is commercially viable as compared to fossil fuel, ma'am? देखिए commercially viable, just like I was doing my research in Delhi University, तो वहाँ दीनबंधु साहू सर थे. He was running a car from biofuel. तो वो बहुत ज़्यादा वो नहीं एक्टिव मोड में नहीं हुआ, लेकिन हाँ वो रिसर्च उस पर बहुत अभी भी चल रहा है. He is डीन ऑफ बॉटनी डिपार्टमेंट एंड बट बहुत ज़्यादा इंडिया में या बहुत ज़्यादा असर अभी वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ नहीं हुआ. लाइक AI बहुत फास्ट ग्रोथ हुआ, वैसे बायोफ्यूल पे बहुत दिनों से काम चल रहा है और बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं हुई. बट हाँ रिसर्च हम लोग कर रहे हैं कि कुछ वैसा शॉर्टकट, हाँ रिसर्च इज गोइंग ऑन, कुछ ऐसा शॉर्टकट आ जाए ताकि हम बहुत फास्ट उसको करके आगे बढ़ाएं. तो इसीलिए काम चल रहा है, लेकिन बहुत फास्ट तो नहीं हुआ. ये तो मैंने भी पढ़ा हुआ है कि बहुत ज्यादा तेज से नहीं हुआ. As we understand, there are lots of things which is remain to be explored. हाँ, remain to be explained. हाँ, there We is need to explore with the effort done. effort, yeah. So thank you so much, ma'am. Now I would like to invite Thank you. another our keynote speaker, Dr. Bhavna Nigam, Department of Geography. Dr. Bhavna Nigam, Department of Geography and Political. And her topic is adaptation to climate changes and sustainability, a case study of women in agriculture in Bihar. A very good afternoon, respected chairperson of this technical session, respected faculty members of SS College Jahanabad, and special thanks to the organizer of this multidisciplinary seminar, especially to Praveen ji and Sneha, who have organized and treated Sanskriti, to Pain and Boilers from Patna. I'm also a faculty member in Department of Geography and College. So three of us are here from and College Patna. जो टॉपिक मैं आज आपको दिखा रही हूँ, दिस इज अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी. ये पेपर मैंने RGS रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी लंदन में प्रेजेंट किया था क्लाइमेट चेंज के ऊपर. सो आई एम वेरी थैंकफुल कि आज ये पेपर आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ. क्योंकि ज्योग्राफी मेरा बैकग्राउंड है, सो आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड. Without mic, I'm audible. Yes, आप सुन सकते हैं. पहले वाली मैम कहाँ है? Last audience. Yes, ma'am. मैम आपके पास रखो माइक. सब लोग उसको सुन सके. So, Ma'am, practice of speaking. कैमरा के लिए भी. Okay, thank you so much. ओके, सो थोड़ा सा बिहार का भौगोलिक पृष्ठभूमि आपके साथ शेयर करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से नहीं है. सो बिहार जो है हमारा ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का, और पॉपुलेशन के हिसाब से जो है ये लार्जेस्ट स्टेट है, थर्ड रैंक है इसका, 12th लार्जेस्ट एरिया है और 14th लार्जेस्ट जीडीपी है इंडिया में इसका. द वास्ट स्ट्रेच, हमारा बिहार का सबसे बड़ा ये खुशकिस्मती है कि यहाँ बहुत बड़ा फर्टाइल लैंड है. यहाँ पर न्यूमरस रिवर्स हैं जो इसको नॉर्थ बिहार प्लेन और साउथ बिहार प्लेन में बांटती है. कहने का मतलब है कि एक अच्छे एग्रीकल्चरल पृष्ठभूमि के लिए जो चीजें चाहिए वो हमारे बिहार में ऑलरेडी वी आर ब्लेस्ड विद दैट. वेरी फर्टाइल फ्लैट अलुवियन प्लेन लैंड विद न्यूमरस रिवर्स टू सपोर्ट एग्रीकल्चर. अब बिहार यहाँ का सबसे इकोनॉमिकली कहें तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है. करीब 20% लोग बिहार में एग्रीकल्चर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है इन बिहार. लेकिन जो समस्या है वो कि सबसिस्टेंस नेचर का, बहुत प्रिमिटिव नेचर का है. आज भी हम खेती में या एग्रीकल्चर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल नहीं करते. एंड आवर
एग्रीकल्चर इज वेरी क्लाइमेट सेंसिटिव एंड क्लाइमेट डिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि अगर बारिश नहीं होगी तो हम जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल कर लेंगे। अभी भी हम मॉनसून पर ही डिपेंडेंट है पानी के लिए, वही टेक्निक्स यूज करते हैं जो हमारे पुरखे, हमारे जनरेशन टू जनरेशन लोग इस्तेमाल करते थे। एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट 33% ऑफ द पॉपुलेशन इन बिहार इज स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे है। और इसका मतलब हमारे पर कैपिटा इनकम जो है बिहार में बहुत ही लो है, एज लो एज $916। बिहार का एक दुर्भाग्य कहिए कि यहाँ सिर्फ हम जानते हैं बाढ़ और सूखा आता है, बट बिहार इज ऑल्सो फेसिंग मल्टी हैजार्ड्स। यहाँ पर भूकंप है, यहाँ पर तेज चक्रवात तूफानें आती हैं, बाढ़ और सूखा तो बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा फायर, रोड एक्सीडेंट्स, क्लाइमेट से रिलेटेड डिजास्टर्स आए दिन यहाँ पर आता है। तो ये जो है हजार्ड मैप ऑफ बिहार है, यहाँ के डिजास्टर मैनेजमेंट जो संस्था है, जो गवर्नमेंट एजेंसी, उन्होंने इस मैप को पब्लिश किया है। सो वी आर एक्सपीरियंसिंग ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर। सो डिजास्टर इतना ज्यादा है कि यहाँ पर जितने भी डेवलपमेंट के एफर्ट्स लिए जाते हैं वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आधा बिहार तो बाढ़ में ही है, आधा बिहार सूखा में है, और जो बचे हैं उनको बहुत तरह से क्लाइमेटिक हैजार्ड, क्लाइमेट चेंज की वजह से महसूस करना पड़ रहा है। क्या इसका असर हो रहा है एग्रीकल्चर पे? दिस इज लीडिंग टू क्रॉप फेलियर। खेती फसल बर्बाद होती है, लोग जो है डेप्ट्स में यानी कर्जे में डूब जाते हैं, और उसका एक रिजल्ट होता है फोर्स्ड रूरल अर्बन माइग्रेशन। लोग पलायन करते हैं, खेती को छोड़ते जा रहे हैं, बिकॉज now agriculture has become a gamble। आपने कर्जा लिया, आपने खेती की, आपने फसल वहां पर उगाई है, लेकिन वो सक्सेसफुली आप उसको हार्वेस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये एक आपका हमेशा मन में भय बना रहता है। और इसके वजह से क्या होता है, जितना भी आप खेत छोड़कर, जो पुरुष हैं वो तो चले जाते हैं, बट व्हाट हैपेंस, उनका खेत तो वही है, गांव में घर तो वही है, महिलाएं वही रहती हैं, बच्चे वही रहते हैं, बुजुर्ग वही रहते हैं गांव में। सो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर लेफ्ट फॉर वुमेन जो वहां पे रह रही हैं। यहाँ पर वुमेन का रोल अब आता है। दिस इज व्हाट इज बेसिकली माय रिसर्च स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। जो महिलाएं हैं उनको दो तरह का चैलेंज है, लाइवलीहुड सस्टेनेबिलिटी एंड अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। पुरुष पलायन कर चुका है, अब महिलाओं के सामने चैलेंज है घर गृहस्थी कैसे चलाएंगे, और हमारी तो खेती बाड़ी है, इतना एकड़ में खेत है, उसको भी हमें छोड़ना नहीं है, खेती उसमें करते ही रहना है। सो हाउ दे हैव अडेप्टेड टू दिस क्लाइमेट चेंज सिनेरियो, एंड मुझे खुशी होती है आपको बताते हैं कि महिलाओं ने छोड़ा नहीं है, दे हैव अडेप्टेड टू क्लाइमेट चेंज। दिस इज ऑल अबाउट माय रिसर्च। सो इकोनॉमिक सर्वे 17-18 का वो कह रहा है कि बिहार में देयर इज अ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहाँ की महिलाओं ने कृषि में अपना बहुत दबदबा बना लिया, कृषि को उन्होंने सफलतापूर्वक करने में सफल हुई हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड स्ट्रेटेजीज, वो स्ट्रेटेजीज जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जो बेस होता है लोकल और ट्रेडिशनल नॉलेज पे, जो उनके पुरखे लोग यूज करते थे जब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स नहीं थे, तब वो कैसे खेती करते थे, कोई जीपीएस नहीं था, सैटेलाइट इमेजरीज नहीं थी, तब वो लोग कैसे खेती करते थे, उनका उस नॉलेज का इस्तेमाल करके आज वो सफलतापूर्वक अपने गांव में खेती बाड़ी कर रही हैं। सो खर्ची कर ही नहीं रही है, दे हैव रिडक्शन द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल्सो। ये चीजें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की होती हैं वो महंगी भी होती हैं, सो दे हैव ऑल्सो रिडक्टेड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो द मेन ऑब्जेक्टिव या पर्पस जो है स्टडी का वही है टू एनालाइज द क्लाइमेट चेंज। हम बार बार कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो आप कैसे नापेंगे इसको कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। एंड दूसरा, टू असेस द स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय वुमेन इन एग्रीकल्चर टू कोप विद दैट क्लाइमेट चेंज सिनेरियो। ये मेरा खुद का फील्ड सर्वे किया हुआ है, गाँव जहाँ पे हमने विजिट किया है, और हर जगह हमने देखा महिलाएं ही काम कर रही हैं, जीविका के थ्रू दुकान चला रही हैं, पशुपालन में भी लगी हुई हैं। सो एवरीवेयर वुमेन इज देयर, बीज बोने से लेकर आपके प्लेट में खाना देने तक, ऑल द वर्क इज बीइंग डन बाय फीमेल्स। सर्वे किया गया है, क्वेश्चनर के थ्रू ग्रुप डिस्कशंस किया गया है। ये आई एम माई सेल्फ इज देयर इंटरैक्टिंग विद द फीमेल्स, डेटा कलेक्शन किया गया है और रिपोर्ट तैयार किया गया है। थोड़ा सा जोग्राफिकल बैकग्राउंड है अगेन, कि हम जोग्राफर्स जब बिहार के क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसको दो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में बांटा जाता है। ये थोड़ा सा जोग्राफी का डिटेल हो गया। और दिस जो ये आप
इमेज देख रहे हैं या मैप देख रहे हैं, डीएसटी जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, फंडिंग करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, वो डीएसटी स्टडीज में बताया गया कि बिहार में 14 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सीवियरली अफेक्टेड हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से यहाँ का जनजीवन बहुत ही अस्त व्यस्त रहता है। उसका एक्सट्रीम इवेंट्स है जैसे रैटिक रेनफॉल, एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस, ग्राउंड वाटर, भूमि जल में कमी, ड्राउट, फ्लैश फ्लड, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं इन जिलों में बहुत ज्यादा आती हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग, आपका ये गृह जिला होगा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, सीवियरली अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स। ये कुछ स्टडीज हैं जहां पे दिखा रहे हैं कि कैसे इन 12 साल का डेटा मैंने लिया है, किस किस सालों में नॉर्मल से अधिक वर्षा हुई है, और कई बार सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है अत्यधिक गर्मी के कारण, जो कि खेती में बहुत नुकसानदायक है। बिकॉज टू ग्रो सर्टेन क्रॉप्स यू नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और वाटर अवेलेबिलिटी। अत्यधिक पानी भी नुकसानदायक होता है बाढ़ के केस में। ये हमारी प्राकृतिक आपदाएं जो आए दिन बिहार में होती रहती है। हमारा 73% एरिया नेचुरली फ्लड प्रोन है। इतनी नदियां हैं तो ऑब्वियसली बारिश के मौसम में बाढ़ आता ही आता है। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, करीब करीब 9 से लेकर 25 डिस्ट्रिक्ट जिसमें सीवियर फ्लड आता है। अगर हम सूखा की स्थिति देखें तो हमारा वेस्टर्न एंड सदर्न बिहार में हमेशा ही सूखा का स्थिति बना रहता है। कई बार तो बहुत ज्यादा भयंकर सूखा पड़ता है जिससे अकाल जैसी स्थिति भी आ जाती है। अब इसका क्या हुआ, इन सारे क्लाइमेट जो इवेंट्स अब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इतना ज्यादा एराटिक फ्लड आता है, रेनफॉल होता है, टेम्परेचर अप डाउन होता है। तो जैसे मैंने कहा कि क्रॉप फेलियर होता है, पहले कम होता था, अब बहुत ज्यादा क्रॉप फेलियर होता है। खेती फसल बर्बाद होने से क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन में रिडक्शन होगा, लोगों वही भारी कर्जे में आ जाते हैं और उसका एक सोल्यूशन है कि वो पलायन करते हैं। पुरुष जो है वो खेती बाड़ी छोड़कर शहरों में, नियर बाई एरियाज, कम से कम डेली वेज तो मिलेगा, कुछ तो मजदूरी होगी, सर्टेनिटी होगी, तो वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि नॉर्थ बिहार में 56% एरिया जो है हमारा हमेशा ही फ्लड के कारण फ्लड रिस्क में है, फ्लड प्रोन एरिया है। यहाँ के लोग बहुत अत्यधिक पलायन करते हैं। एग्रीकल्चरल ड्राउट हमेशा आते रहते हैं। और हाइड्रोमीटरोलॉजिकल नेचुरल डिजास्टर, हाइड्रोमीटरोलॉजिकल मतलब पानी से संबंधित डिजास्टर, जैसे वो चक्रवात आना, तूफान आना, बिजली से कड़कना, बिजली गिर जाना, इसके कारण भी बहुत नुकसान होता है, लीडिंग टू आउट माइग्रेशन और बहुत बड़ी अमाउंट में आउट माइग्रेशन। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आती है महिलाओं की भूमिका, वो क्या कर रही हैं। सो द डेटा शोज दैट वुमेन, जो आपको जैसे बताया कि बीज से लेकर अनाज तक उन प्लेट में बहुत बड़ी उनकी भूमिका है। स्टिल जहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने की बात आती है, जमीन कितने औरतों के नाम है, हार्डली 13%। बैंक उनको लोन नहीं देता, कोई क्रेडिट सर्विस नहीं मिलता, कोई पॉलिसी उनके हिसाब से नहीं बनती, सब मतलब यहाँ ज्यादा मेल डोमिनेटिंग है। फीमेल्स हैव नॉट गेन एनी लैंड राइट्स, है ना, तो उनको मतलब सरकारी सहायता ना के बराबर मिल पाती है, क्योंकि जमीन उनके नाम पर नहीं है, होल्डिंग्स उनके नाम पर नहीं है। चाहे वो हर ऑपरेशन में कृषि की लगी हुई हैं, फिर भी उनको कोई भी सपोर्ट सिस्टम उतना अच्छे से अवेलेबल नहीं होता है। अब थोड़ा बहुत इसको देखा जा रहा है, सरकार ने बहुत सारे पॉलिसीज लाए हैं, जैसे आपके बिहार में चल रहा है जल जीवन हरियाली, तो वो समग्र विकास की तरफ काम कर रही है। अभी भी महिलाओं को बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेंथन नहीं किया जा रहा है। एनबीएस नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, आप प्रकृति से ही प्रकृति की समस्याओं को सुधारें, उस तरह का भी एग्रीकल्चर में कई सॉल्यूशंस लाए जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एनबीएस इन्वॉल्विंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो बिहार में जो एक स्पेशल केस है वो इंडिया से थोड़ा अलग इसलिए क्योंकि यहाँ पर आउट माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, तो सारा भार जो है वो महिलाओं पर आती है। एंड नाउ फीमेल्स हैव टेकन अप द एग्रीकल्चर एंड दिस इज कॉल्ड द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन बिहार। वो क्या कर रही हैं, हाउ दे आर कोपिंग विद द क्लाइमेट चेंज। ऐसा तो नहीं कि पुरुष चले गए तो महिलाओं को क्लाइमेट चेंज का सामना नहीं करना पड़ा है। सो क्या कर रही हैं, हाउ दे आर अडेप्टिंग विद द क्लाइमेट चेंज सिनेरियो, यूजिंग ऑफ लोकल सीड्स एंड क्रॉप। मुजफ्फरपुर और वैशाली डिस्ट्रिक्ट में ये किया जा रहा है कि लोकल स्तर पर जो
बीज उपलब्ध है उनका इस्तेमाल करना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, पहले पूरे पूरे खेत पर एक ही तरह के फसल लगाए जाते थे, अब 2-3 तरह के फसल लगाए जा रहे हैं कि कोई एक फेल हो तो कम से कम दूसरा हमारे पास अवेलेबल हो, और ये प्रैक्टिस किया जा रहा है ज्यादातर लखीसराय के डिस्ट्रिक्ट्स में। तीसरा है यूज ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह छोड़कर लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, उनका क्रॉप फेलियर होने का चांसेस कम होता है कंपेयर टू हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स में। और पोस्टपोनमेंट ऑफ द टाइम फॉर प्लांटिंग एंड सोइंग, यानी थोड़ा देर से सोना, थोड़ा देर से काटना, ताकि प्लांट जो हो और ज्यादा मजबूत हो सके। इसके अलावा मिक्स्ड क्रॉपिंग रोटेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, ये सब कुछ उपाय हैं जो कि वैशाली और समस्तीपुर जिले में अपनाए जा रहे हैं। लिग्यूमिनस क्रॉप्स यानी दलहन पौधे जिनसे हमें दाल मिलता है, उस तरह के पौधों को लगाया जा रहा है, स्पेशली इन द एरिया ऑफ गया एंड साउथ बिहार। सिंथेटिक एंड फर्टिलाइजर, बायोसीड्स को टोटली इस्तेमाल नहीं किया जाता पूर्णिया जैसे डिस्ट्रिक्ट में। जमुई, नालंदा, समस्तीपुर, वैशाली, नवादा जैसे क्षेत्रों में काउ डंग यानी मैन्योर जिसको हम बोलते हैं, और कंपोस्ट को यूज किया जा रहा है एज द फर्टिलाइजर, ना कि केमिकल्स को। सो वुमेन आर मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग वेरी इफेक्टिवली ऑल द एग्रीकल्चर। कम खर्चे में इफेक्टिवली वो अनाज उगा रही हैं और आप तक पहुंचा रही है ह्यूज सेविंग ऑफ अमाउंट, तो वो घर भी उनका सस्टेन हो रहा है, और जो पुरुष बाहर हैं जो पैसा भेजते हैं वो भी उसको इस्तेमाल सही तरीके से कर पा रही हैं। सो लास्ट में आई कैन जस्ट कंक्लूड कि हमारे क्लाइमेट चेंज का जो ये प्रवृत्ति है ये बहुत पूरा नया नहीं है, हजारों साल से क्लाइमेट हमेशा चेंज होते आया। आपने सुना होगा आइस एज हुआ था, फिर डीग्लेशिएशन हुआ था, तो क्लाइमेट तो चेंज होता है। जरूरत है हम क्लाइमेट स्मार्ट टेक्निक्स को इस्तेमाल करें, एग्रीकल्चर में नवाचार हो, इन्वेंशंस हो, इनोवेशंस हो, ताकि वो जो बिहार जैसा स्टेट जो टोटली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है वो भी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक से अपने आप को बचा सके, इस लाइवलीहुड को रख सके। थैंक यू सो मच। These are the references. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. It is a really wonderful presentation. Thank you. And is there any audience to ask any question, any feedback? Yeah. हाँ. जैसे आपने कहा कि जब मेल पॉपुलेशन करते थे एग्रीकल्चर और फीमेल करते दोनों टाइम में, तो ड्यूरिंग द सर्वे आपको ऐसा कुछ रियलाइज हुआ या फिर कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ कि दोनों में से ज्यादा बेटर कौन डील कर रहे हैं? वही ज्यादा बेटर फीमेल्स ही करती हैं, क्योंकि पुरुषों पे बहुत अत्यधिक दबाव भी रहता है कि नहीं दवाई का खर्चा है, स्कूल का खर्चा, ये करना ही करना है, और खेती एक ऐसा है कि आप 3 महीना आपको वेट करना पड़ता है कि अब वो पकेगा, काटोगे, तो इसके सॉल्यूशन में क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं। देन फीमेल्स को ऐसा बोलते हैं, आप किसान जब सोचते हो मन में ना, आपको हमेशा एक आदमी ही पिक्चर आएगा, लेकिन सच है कि महिलाएं बचपन से ही खेती बाड़ी करना, पशुपालन करना, बीजों को संभालना, ये करती रही हैं। इसीलिए ऐसा है कि अगर पुरुष चले भी जाते हैं तो फीमेल्स करती हैं और बहुत अच्छे से करती हैं। आपने सुना होगा किसान चाची बिहार में बहुत फेमस है, तो चाची ही क्यों बनाया गया है, चाचा भी हो सकते थे। सो दैट गांव की औरतें जब साथ में बैठती हैं, डिस्कशंस करती हैं कैसे आप अच्छे से बेहतर खेती कर सको, अच्छे से बीज प्रिजर्व कर सको, तो महिलाएं ऑलवेज घर बाहर हमेशा अच्छा से मैनेज करती। बीइंग अ फीमेल, प्लीज डोंट माइंड ऑल द मेल हियर, सभी लोग कैपेबल हैं, पर महिलाएं कृषि भी बहुत अच्छे से कर पाती हैं। थैंक यू, थैंक यू। अब देखो मैम, ये बदलता हुआ भारत है जी, एंड हम लोग देख भी रहे हैं, इस हॉल में भी देख लीजिए आप, जी, बदलता हुआ भारत दिखेगा आपको। सो दिस इज रियली अप्रिशिएटेबल। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी मस्ट हैव अ रेजिलियंस एटीट्यूड टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज, यस, because if we have this kind of attitude, then we can overcome with these difficulties. So thank you for your presentation. थैंक यू। So at the last, माइक, I would like to invite माइक तो another उनके, अच्छा ये वाला माइक, सॉरी। Dr. Kumari Nimishya from the Department of Chemistry, Government Degree College, Patna. Please, ma'am, come. ये माइक काम करेगा? अच्छा ये लगाना पड़ेगा। मैडम माय पीपीटी, माय पीपीटी। Revolutionizing education. Yeah.
Play कर sir please play. Okay. Good afternoon, all of you. And I want to give thanks to the members present here on the dais and organizer, and then to SS College team members for inviting me and giving me the opportunity to share my thoughts with you all. And I'm taking the apology. I have taken the PDF of my presentation because something happened yesterday. I was preparing my slides, so many points I could not put there because of the some technical issues in my laptop. तो मुझे बोलना पड़ा, किसी से बनवाना पड़ा, तो मैंने सारी बातें इसमें रखी हैं. I will share all these things. And I'm fortunate enough to sum up, and I have been invited in the very last because this topic is related with all. And the topic says the revolutionizing education with AI, transforming learning through next gen technologies. We all are using AI, and basically emerging technologies and innovation in education. I want to focus on this because our main purpose is that to use the technology for the benefit of the society, for the helpful output of the society. So first I am starting with the AI, that what we are doing. This term is nothing new. We are using AI in everyday life, और हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग उस AI का यूज कर रहे हैं, where we don't want the technicality of that software or technicality of that thing what we are using in our daily life. We all are using our phones, we all are using the face recognition system, we all are using the GPS, and in many other fields we are using the AI. But why this has taken the center question now? We are having the AI Impact Summit in India, Global Summit अभी हुआ है हमारा, तो ये AI इतना center में क्यों आया, and what is the need to focus on this? So many fields, agriculture sector is using AI. Sir, just please, I will say to huh? Agriculture sector is using the AI, and AI is creating a revolution in the healthcare sector. सबसे ज्यादा जो प्रभावी सेक्टर अभी AI से आ रहा है, that is the healthcare sector. So why not we are using, why not we think to use AI in education? And for that, very popular curriculum of UK, we are going to follow that curriculum in our India. और आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे न्यूज़ में भी कि everywhere the planning of government is to create the smart class, to create the classrooms, or to create the ecosystem. In that ecosystem हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो टीचर्स हैं या हमारे जो एजुकेटर्स हैं, लर्नर्स हैं, वो उस सिस्टम में काम करें. So why there is the AI in education? So I am just giving you the overview of the importance of emerging technology and focus on AI as a key driver of the transformation. Emerging technologies तो हम लोगों ने देखी. AI, along with that we are using the AR, augmented reality, we are using the VR, we are using many more technologies altogether. Anywhere technology comes in the center, तो सबसे पहले हम सोचने लगते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का आफ्टर इफेक्ट क्या होगा. आफ्टर इफेक्ट की बात मैं नहीं करूंगी, नेगेटिव साइड्स की बात मैं नहीं करूंगी, बट वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दोज नेगेटिव साइड्स ऑल्सो. हमारी सोसाइटी का जो मूवमेंट हो रहा है वो एक दूसरी तरफ हो रहा है. हमारा जो यंग जनरेशन है, जेन जी, बहुत कॉमन हो गया आजकल जेन जी, दैट जेन जी इज मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, एंड देयर इज नो गिल्ट इन सेइंग दैट वी आर लूजिंग आवर मेंटल हेल्थ. तो हम उधर की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, बट वी हैव टू सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट. सो व्हाई एआई इन एजुकेशन? So it is required because we are seeing that class sizes is increasing. Number of students in class is increasing and class size is increasing. I am talking in the reference of school education, in the reference of middle education, and in the reference of college teaching. तो जो भी हमारे instructors हैं, teachers हैं, they have the workload, and they have to plan accordingly, they have to examine accordingly, and then they have to take the feedback of the students accordingly. So for all these purpose, if we want to take the exam, if we want to take the feedback, if we want to evaluate them, the AI
technology can very importantly play a very good role in helping all other learners. Now there is the administrative support also, that we are in the teaching and learning process. Sometimes we have to send the letters, official letters. So in that case, AI helps in administrative support, and we can use the help, we can take the help of AI for making our performance better and for making our literature better and for making our work smarter. Now there is the demand for personalized learning experience. Personalized means that there are so many people whose learning capacity is different. And there are slow learners also, there are fast learners also, there are middle class learners also. Then this AI technology can help in personalized learning for all those learners. That is the advantage. Digital classrooms are increasing. So preparing students for the global AI competition, we need to inculcate, we need to include AI in the education. Sir, can we share? Why AI in education? As I told earlier, these points I told earlier. Now there is one more thing I want to add here, that AI, when we are incorporating AI, that it includes improved engagement. हमारा जो engagement है, बच्चों का engagement है in the classroom, या हमारे students का engagement है classroom में, वो थोड़ा हम लोग बढ़ा सकते हैं, वो बढ़ सकता है. Enhanced collaboration है. We are using AI, we can collaborate with many other peoples. Online digital platform is a very good example where we can collaborate simultaneously at a time with many people. This is the role of AI, and that is the role of technology in our education. And data driven cases, mainly I will focus on the data, क्योंकि ये sum up मैं कर रही हूँ. There were the research papers, there were very beautiful slides, और उन स्लाइड्स में कुछ ग्राफ्स भी दिख रहे थे, कुछ डायग्राम्स भी दिख रहे थे, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के स्लाइड थे. तो हमारा जो डाटा ड्रिवन कॉन्सेप्ट है, डाटा का मैनेजमेंट है, डाटा से हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, डाटा से हम लोग जो देख रहे हैं, हमारा स्टैटिस्टिक्स जो आ रहा है, in all those cases AI is going to help us in a long run and in a very